वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। एक बार फिर से आप सभी का समृद्ध सर की क्लास में स्वागत है। तो ये क्लास 11th का बैच है। इसमें हम लोग ने सेकंड चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसके कि कुछ लेक्चर्स बीत गए हैं और ये 12th लेक्चर है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का। इस सीरीज में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में जाना है। वेक्टर से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज, उसके ऑपरेशंस को हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स से जुड़े वो टॉपिक्स को पढ़ना शुरू किया था जिसका यूज हम लोग फिजिक्स में करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स मैथमेटिक्स के वो टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग को 11-12 में मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन चूंकि उसका यूज हम लोग के फिजिक्स में बहुत बार आता है, इसलिए हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। ओके, तो इसमें मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन, ये टॉपिक्स मैथमेटिक्स के हैं। हम लोग सिर्फ उतना ही पार्ट देखेंगे या फिर उतनी ही चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं, जिससे कि हम लोग का फिजिक्स का कैलकुलेशन न रुके, हम लोग का फिजिक्स कवर अप रहे। ओके, इसका डिटेल और इस पे खूब सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग अपने मैथमेटिक्स क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन कह लें, ये आया है इंटीग्रेट वर्ड से। ओके, और ये जो वर्ड इंटीग्रेट है, इस वर्ड का मीनिंग है जोड़ना। ठीक है, तो जैसे कि इंटीग्रेट या फिर इंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग है टू ऐड, टू सम अप या फिर जोड़ करके रखना, वैसे ही हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स को सम अप करके हम लोग बड़े पार्ट्स की वैल्यू बताते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया, ओके, आपके पास फॉर्मूला पता है, ये रेक्टेंगल बहुत ही सुलझा हुआ फिगर है, तो आप लेंथ इनटू ब्रेथ करके आप इसका एरिया निकाल पाओगे। लेकिन बहुत सारे फिगर हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिसका कि हमारे पास एरिया निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स का हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं एंड फिर उन सारे पार्ट की वैल्यू को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हम लोग के पास पूरा बड़ा वाला पार्ट का वैल्यू आ जाता है। तो कुछ वैसा ही करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल कैलकुलस में। ओके, तो इंटीग्रल कैलकुलस को समझने के लिए हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक रूल को लगाएंगे, उसके बाद फिर समझेंगे कि ये इंटीग्रेशन कैसे वर्क किया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने कोई एक फंक्शन ले लिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके कहने का मतलब है कि हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक है y और दूसरा है x। x के वैल्यू के चेंज होने पे आप यहाँ इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि x के अलग अलग वैल्यू पे y अपना अलग अलग वैल्यू प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अब इसका ग्राफ हमने p से q तक ऐसे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ p से q तक ड्रॉ किया है, अगर मैं इंटीग्रेशन बोलूंगा कि फंक्शन fx का इंटीग्रेशन आप p से q तक निकाल करके बताइए, तो उसका जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा वो p से q तक का जो ग्राफ है, x एक्सिस के बीच में जो एरिया को सराउंड कर रहा है उसके बराबर होगा। तो इस चीज को हम निकालेंगे कैसे, हमारे पास जो कन्वेंशनल मेथड है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके बीच में एक छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना ले रहे हैं और इन रेक्टेंगल्स का एरिया को सम अप करते हैं, तो हमारा नियर बाई जो है वो पूरे इस पी क्यू बी एक एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर हम इंटीग्रेशन जो फाइनली करेंगे और जो इंटीग्रेशन का हमारा फॉर्मूला निकल करके आएगा, आप देखेंगे कि ये जो बीच में के ट्रायंगल्स छूट रहे हैं, इन ट्रायंगल को हम लोग उसमें कवर करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल मेथड की, कि कैसे कन्वेंशनल मेथड से इस चीज को हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ p से q तक अगर ये बना हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट P पे इसका x कोऑर्डिनेट a के बराबर है एंड पॉइंट Q पे इसका x कोऑर्डिनेट b के बराबर है। मतलब P पे ये जो a की वैल्यू है ये स्मॉल a के बराबर है एंड यहाँ पे स्मॉल b के बराबर है। हमने क्या किया है कि इसमें a से b तक के बीच में हमने n पॉइंट्स ले लिए हैं, जो कि ये है, ये है, ये है और ये है। अब ये n पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करके हम लोग क्या किए हैं, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन किए। अब देखिए, ये जो n पॉइंट लिए हैं, ये n पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है, जो कि डिस्टेंस है आपका डेल्टा x। ठीक है, अब ये डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है।
हमारा जो ये b का वैल्यू है और a का वैल्यू है, अगर हम b के वैल्यू में से a का वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच वाला वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो ये b माइनस a टोटल वैल्यू हो गया। हमको नंबर ऑफ पार्ट्स कितने करने हैं, कैपिटल N। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा x हमारा निकल करके आ जाएगा। आप इसको ऐसे देख लो, अगर आपके पास कोई इतना बड़ा चॉकलेट है, जो कि ये रिप्रेजेंटेशन है, आप मान लो इतना बड़ा चॉकलेट है, आप 3 भाई बहन हैं और आपको बराबर इसको बांटना है। तो आप क्या करते हो, 2 पॉइंट्स पे इसको ब्रेक करते हो तो ये 3 पार्ट में टूट जाता है। अब ये 3 पॉइंट में टूटे, इसके लिए आप किस किस जगह पे, किस किस पॉइंट पे आप इसको ब्रेक करोगे, अगर आपको एकदम एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप क्या करोगे, पहले आप ये चॉकलेट का लेंथ निकालोगे। तो लेंथ क्या, L, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3, तो डिवाइडेड बाय 3। तो आपका पता चल जाएगा कि हर एक पार्ट कितना होगा। तो वही खेल हम लोग यहाँ भी किए हैं। A से B तक का जो डिस्टेंस है वो B माइनस A से हम लोग फाइंड आउट किए हैं, और नंबर ऑफ पार्ट्स हमको n चाहिए तो हम n से डिवाइड दिए हैं, यही हमारा डेल्टा x निकल करके आया है। ओके, अब देखिए, चूंकि फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स से डिफाइंड है, तो हर पॉइंट पे y एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ x के रूप में डिफाइंड होगी। आपका p पॉइंट पे x एक्सिस का वैल्यू क्या है, a है, तो p पॉइंट पे y एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा। और लास्टली q पॉइंट पे y एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा, fb हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, यहां से यहां तक सारे ये कितने हैं, डेल्टा x है। उसी तरह से अगर आप ये P से Q तक, अगर मैं y एक्सिस पे बात करूं तो यहाँ देखिए, ये जो लेंथ है कुछ ऐसा है, ये वाला लेंथ कितना है, एफ ए, होपफुली आप देख पा रहे होंगे, और ये वाला लेंथ है एफ बी। अब देखो, इसके बीच का जो लेंथ है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी तो n पार्ट में डिवाइड होने वाला है, तो ये भी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई n। तो ये भी तो वही हो जाएगा, आपका डेल्टा x के बराबर आ जाएगा। अभी एक चीज देखिए यहाँ पे, अभी ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं आपको पेन का कलर चेंज करके एक बार बताता हूँ जी। पॉइंटर इधर आता है, इंक कलर मैं ब्लू ले लेता हूँ। ओके, अब ये जो रेक्टेंगल है, अगर इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ बनाऊं तो आप ध्यान से देख पाएंगे, ये वाला तो एफ है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है, एफ ए। अब चूंकि ये रेक्टेंगल है तो इसके सामने वाला ये भी क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। और आपको पता है ये इक्वल पार्ट है डेल्टा एक्स, तो इसकी एरिया क्या होगा, तो ये इस रेक्टेंगल की एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एफ ए इंटू डेल्टा एक्स। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड रेक्टेंगल के एरिया की तरफ। तो अब देखिए, अब जब सेकेंड रेक्टेंगल पे बात करेंगे, ये सेकेंड रेक्टेंगल कहाँ बना दूं, सेकेंड रेक्टेंगल यहाँ बनाता हूँ। तो सेकेंड रेक्टेंगल में अब ये जो लेंथ है, ये बार की जो लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ क्या है, डेल्टा एक्स बढ़ गया है। डेल्टा एक्स मैंने यहां से आपको बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ ए प्लस डेल्टा एक्स। अब ये ए प्लस डेल्टा एक्स कैसे हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स। तो आप यहां पर भी रखोगे तो उसी तरह से आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों का दोनों लेंथ एफ ए प्लस डेल्टा एक्स हो गया। आपको पता है ये जो साइड है, ये साइड अभी भी डेल्टा एक्स है, क्योंकि आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये वाला पार्ट तो हमेशा डेल्टा एक्स के बराबर ही रहने वाला है। तो अब ये सेकेंड वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, जो कि ये लेंथ को डिफाइन कर रहा है, एंड इंटू डेल्टा एक्स, जो कि ये ब्रेथ को डिफाइन कर रहा है। तो इसी तरह करके हमने सारे के सारे रेक्टेंगल का एरिया सम कर दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आगे बढ़ के देखता हूँ। अब जब आप ये एरिया सम कर दिया तो आपका कुछ ऐसा निकल करके आया ये। अब देखो, अब इसको मैं अगर समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ
तो अभी देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है ये मैं i से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ये i डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसलिए i डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पार्ट्स है छोटे छोटे, ये सारे पार्ट्स अभी इसमें सम अप नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको i डैश से रिप्रेजेंट किया। तो देखिए ये एफ ए इंटू डेल्टा एक्स वगैरह वगैरह, इसको जब मैं चेंज कर रहा हूँ समेशन के फॉर्म में, तो i इज इक्वल टू 1 टू n, i इज इक्वल टू 1 टू n इसलिए क्योंकि ये एफ एक्स आई जो है ये आपका यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स ये एफ टू है, इस एफ ए को मैंने एफ एक्स माना है, ऐसा समझिए ये एफ एक्स वन है, ये वाला क्या है एफ एक्स टू है ना। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अब देखिए यहाँ पे xi जो है ये वैल्यू क्या लेगा, a प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस टू डेल्टा एक्स से लास्टली b माइनस डेल्टा एक्स तक। अब ये कैसे लेगा, तो वही देखिए ना, ये fx1 जो है वही तो क्या है fa की वैल्यू है, तो वही यहाँ पे xi की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, a लिख दिया है, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये एरिया जो है ये आपके पी ए बी क्यू के जो एरिया, मतलब जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है पी ए बी क्यू, इस एरिया से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये छोटा छोटा पार्ट जो है वो मिस कर रहा है ना। तो अब इसको लाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमारा जो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल सब इतना छोटा छोटा हो जाए कि ये जो ट्रायंगल बीच में फॉर्म कर रहा है ये आपका बहुत छोटा हो, मतलब डिफरेंस बहुत कम हो। जैसे कि देखिए अगर ये कुछ ऐसा है ना, आप अगर बड़ा बड़ा रेक्टेंगल बना रहे हो तो आप देखो ये थोड़ा सा ऐसे, तो आप देखो ये क्या हो रहा है, ट्रायंगल बड़ा बड़ा छूट रहा है। अगर सेम चीज मैं यहां बनाऊं एंड मैं रेक्टेंगल का साइज क्या करूं, एकदम छोटा छोटा कर दूं, है ना, छोटा छोटा कर दूं, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो रहा है, घट जा रहा है अगर मैं इस रेक्टेंगल्स के साइड को मैं छोटा छोटा कर दूं तो देखिए उसको करने का हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारा जो कैपिटल N है, मतलब जो नंबर ऑफ पार्ट्स है उसको बढ़ा दें। इसको अगर आप फिर से चॉकलेट वाले एग्जांपल पे समझोगे तो ये देखो कि अगर आप बड़ा पीस चाह रहे हो तो आपको क्या है, डिवाइड कम लोगों में करना होगा। अगर आपको बहुत छोटा छोटा पीस चाहिए तो आप ज्यादा लोग में डिवाइड करोगे तो ये छोटा होगा। तो हमें ये जो एरर है, ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, हमें ये ट्रायंगल बहुत छोटा चाहिए, है ना। हमें ये हमारे रिजल्ट में एरर क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम इसके बड़े वैल्यू को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके वैल्यू को छोटा करने के लिए हमें n की वैल्यू बढ़ाना है। तो चूंकि हमको अगर एरर छोटा से छोटा करना है तो हम n की वैल्यू बड़ा से बड़ा करेंगे। तो n का वैल्यू जो है वो इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तब जाके हमारा जो कर्व का जो एरिया बन रहा है एक्स एक्सिस से, वो हमारा एरिया पूरा का पूरा सही आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। जब हम किसी तरफ टेंड कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दिए, मतलब ये अब देखो फिर से देखो, ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल बहुत ज्यादा होगा तो फिर इस रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या होते जाएगा, बहुत छोटा होते जाएगा। मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन योर चॉकलेट अगर ज्यादा हो गए तो ये जो पीस है, ये जो स्लाइस मिल रहा है चॉकलेट का, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो मतलब वही चीज है, ये जो डेल्टा एक्स जो ब्रेथ है, इसको अगर हम 0 की तरफ टेंड कराएंगे तब हमारा जो ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट निकल करके आएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारे कन्वेंशनल मेथड से हम यही i इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n fxi इंटू डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। fxi इंटू डेल्टा एक्स क्या है, ये सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स है, एंड ये जो n है ये नंबर ऑफ पार्ट्स है। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब है कि हम जो उसका ब्रेथ है उसको क्या कर रहे हैं, बहुत छोटा छोटा कर रहे हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, द लिमिट इज टेकन एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। इन मैथमेटिक्स दिस क्वांटिटी इज डिनोटेड एज, यही क्वांटिटी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग,
इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन x, मतलब fx dx, और ये इसका लिमिट क्या है, a से लेकर के b तक। देखो ये जो b है ये अपर लिमिट है, b क्या है, अपर लिमिट है, ये बड़ा वाला वैल्यू है, और a क्या है, लोअर लिमिट है, ये छोटा वाला वैल्यू है। मतलब लोअर लिमिट मतलब इस जगह से लेकर के इस जगह तक, है ना। तो यही इंटीग्रेशन का साइन है, और ऐसे ही अब ये इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, इसके रूल्स हैं नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूं। पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। द इंटीग्रल इज द सम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द टाइप fx डेल्टा x। ये लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स fx डेल्टा x क्यों कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या है इसमें, बहुत ज्यादा है, विथ x कॉन्टिन्यूसली वेरिंग फ्रॉम a टू b। ये x की वैल्यू क्या है, a से लेकर के b तक हर एक पॉइंट पे वेरी करते जा रही है। द नंबर ऑफ टर्म्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसके बीच में नंबर ऑफ टर्म क्या है, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो वही है जो इंटीग्रेशन I है इंटीग्रल, इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ fx dx a टू b। यहाँ पे a लोअर लिमिट है एंड b अपर लिमिट है। होपफुली इंटीग्रेशन हम लोग लिख रहे हैं, इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि ये समेशन है ना। ये जो इंटीग्रेशन है बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, और आपको अगर ये बेसिक इसकी चीज जान लिए तो आप जब मैथ में पढ़ोगे इंटीग्रेशन एंड स्टार्ट होगा वहां पे थोड़ा सा अलग अलग कैलकुलेशन उसमें आने वाले हैं। ऐसे बेसिकली इंटीग्रेशन के बारे में वहां भी आपके टीचर यही चीजें बताएंगे कि इंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्ट्स को हम सम करते हैं। तो आप अगर यहाँ से ये चीज समझ ली हो तो आप बहुत आसानी होने वाली है आपको, और आपको इंटीग्रेशन अब कभी पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो, है ना। ये आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं भी चले जाओ, न्यूमेरिकल की बात आएगी तो इंटीग्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा रूल देखते हैं, कुछ फॉर्मूला देखते हैं, और फिर उसके बाद इसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे कि ये जो रूल एंड फॉर्मूला है क्या उससे हमारा ये जो कन्वेंशनल मेथड है टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं लास्ट के स्लाइड्स, आप देखते रहिए, इसको समझिए पहले। अब देखिए, अब रूल क्या है इंटीग्रेशन करने के देख लेते हैं हम पहले। देखिए हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे एक ये जो c है ना, ये कांस्टेंट, इसको हम हमेशा लिख देते हैं। कभी भी इंटीग्रेशन कीजिए तो लास्टली जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें हम लोग c कांस्टेंट को मान करके चलते हैं। ये कांस्टेंट जो है ये यही सब छोटे छोटे जो ये बीच के पार्ट्स है ना, उस पार्ट्स को मानते हैं कि बहुत छोटा सा माइनर सा कोई पार्ट जो है वो रह गया होगा, उसको हम प्लस c लिख देते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी वैल्यू है, आप कभी भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो लास्ट में प्लस c लिख देंगे। इसलिए अगर हम जीरो का भी इंटीग्रेशन करते हैं तो जीरो को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, लेकिन वहां पे हम एक c, एक छोटी वैल्यू जो कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये छोटी वैल्यू एरर हो सकती है, उसको हम लोग डाल देते हैं। अब देखो, अब किसी भी कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, उसके साथ x जो वेरिएबल है वो आ जाएगा, प्लस c तो आप समझ ही रहे हो कि किस लिए डाल रहा हूं, समझ गए हो ना, कि वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको मैं एक डिनोशन दे दिया हूं c। तो अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसके साथ वेरिएबल का 1 पावर आ जाएगा। यही चीज डिफरेंशिएशन में क्या था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अपने साथ एक वेरिएबल को लेकर के आ जाता है। अगर कोई फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप इस केस में आराम से बाहर ले आओगे और उसके बाद फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, उसका रूल आगे है ना। अकेला है कांस्टेंट तो फिर उसके साथ एक वेरिएबल आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट किसी वेरिएबल या फिर किसी फंक्शन के साथ है तो वो आराम से बाहर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो फंक्शन का अगर समेशन है या फिर सब्सट्रैक्शन है तो आप उसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन में भी यही था, सम एंड डिफरेंस करने के केस में आप डिफरेंशिएशन में भी दोनों फंक्शन को अलग अलग कर सकते थे। अगर x का पावर n है, मतलब x स्क्वायर ही है, एक बात कर लेते हैं, तो फिर डिफरेंशिएशन के केस में क्या था, पावर बाहर आ जाता था और x का पावर 1 घटा करके लिख देते थे। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में क्या करेंगे कि
पावर एक बढ़ा देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर था तो पावर अब एक्स क्यूब हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे उसी नए पावर से, मतलब 3 से, और प्लस सी तो रहेगा ही। तो यही रूल है यहाँ पे, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं, आपको मैथमेटिक्स में खूब सारे पढ़ने हैं। आइलेट प्रिंसिपल वगैरह, प्रोडक्ट ऑफ दो अगर फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है तो फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो सारी चीजें है ना, लेकिन मैं उतने डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट आपको बस बता रहा हूँ। तो ये x का पावर n वाला ये वापस से आ गया है, जो कि यहाँ पे था, हम लोग देख चुके हैं। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाई a। ये आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा ये अलग है लेकिन इसका यूज बहुत होता है, इसलिए मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा। ये दोनों जो है इंटीग्रेशन, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, पूछिए मत कि क्यों याद करा रहे हैं, क्योंकि ये आपको मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स कहीं भी ये आ जाता है, इसका बहुत सारा यूज होता है। ओके, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, एंड 1/रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन x का पावर n हो जाएगा। मतलब अगर कोई फंक्शन स्मॉल fx है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो अगर मान लेते हैं ये कैपिटल fx के बराबर आता है, ठीक है, ये स्मॉल fx को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये कैपिटल fx, तो ये कैपिटल fx का जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये क्या होगा, स्मॉल fx के बराबर आ जाएगा। मतलब आप किसी भी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करके जो वैल्यू लाओगे, उसी वैल्यू को वापस अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, है ना, पहले वाला वैल्यू आ जाएगा। तो वो चीज हर जगह होता है, किसी भी, देखो इंटीग्रेट में क्या करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं, और डिफरेंशिएट में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो मतलब ये स्मॉल एफेक्ट्स को जोड़ के हम कैपिटल एफेक्ट्स लाएं, तो फिर से हम कैपिटल एफेक्ट्स को तोड़ेंगे तो स्मॉल एफेक्ट्स आ जाएगा। इट्स दैट सिंपल। होपफुली आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला पे आता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं। cos x को इंटीग्रेट करेंगे sin x आएगा, sin x को करेंगे माइनस cos x आएगा। वैसे ही ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप इसको मेमोराइज कर लेंगे। अगले लेक्चर्स में आने वाला है कुछ न्यूमेरिकल्स, तो उसमें हम खूब इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, चलिए, अब मैंने आपको कहा था वेरिफिकेशन वाला, मतलब मैं एक एरिया लूंगा एंड उस एरिया को कन्वेंशनल मेथड से निकालूंगा, फिर आपको इंटीग्रेशन से दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इंटीग्रेशन से ही दिखा देता हूं ताकि आपको जो है वो चीज समझ में आए, फिर मैं चलूंगा कन्वेंशनल मेथड पे। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APBQ निकालना है और उसको इंटीग्रल से वेरीफाई करना है। अभी देखिए APBQ क्या है, ये APBQ। अब एक बात बताइए, ये जो OPQ जो लाइन है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x का। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू x का। तो अगर आप इंटीग्रल कीजिएगा y को कहां से, p से लेकर के q तक x के रिस्पेक्ट में, तो y किसके बराबर है? x के बराबर है। तो ये क्या लिख सकते हैं, x dx, p की वैल्यू क्या है यहां से यहां तक, a के बराबर है, q की वैल्यू क्या है यहां से यहां तक, b के बराबर है। तो लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। आपको पता है इंटीग्रेशन में वेरिएबल है तो क्या करते हैं, वेरिएबल का एक पावर बढ़ा के लिख देते हैं, उतना ही पावर से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड भी कर देते हैं, और इसकी लिमिट a टू b है ना। अब b का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो a स्क्वायर, और बाहर में 1/2।
तो इंटीग्रेशन से फॉर्मूला से हमारी वैल्यू आई है 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपने बनाया है, अभी सीखे हुए फॉर्मूला से आप ये इंटीग्रेट कर पा रहे हो, है ना। बहुत ही सिंपल था, लेकिन फिर भी मैंने y = x फंक्शन इसीलिए लिया है ताकि आप आसानी से इसको समझ जाओ, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि पावर बढ़ाना है एंड उसी बड़े हुए पावर से आपको डिवाइड कर देना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर्व ले लेता तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब चलिए, अब कन्वेंशनल मेथड पे वापस आते हैं। हमने क्या किया, ए बी को n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे हर इंटरवल की वैल्यू b माइनस ए बाई कैपिटल N आई। क्वाइट सिंपल, थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने वही देखा था। विड्थ ऑफ ईच बार हो गया हमारा डेल्टा एक्स, एंड ये जो लेंथ है ये a से स्टार्ट हुआ b तक, तो फंक्शन ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन ऑफ a प्लस 2 डेल्टा एक्स, वही। तो फिर हम लोग ने इंटीग्रल I का एरिया लिख लिया a इंटू डेल्टा एक्स, a प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, a प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या है, ये एक एक रेक्टेंगल की वैल्यू हम लोग ने ऐड करके I या फिर I डैश को हमने लिख लिया। अब ये जो I डैश है इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, xi डेल्टा x। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, आपको एक चीज पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे, तो वहां पे आपको पता है सम इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। कुछ याद आ रहा है? ओके, तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम लोग n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का इस्तेमाल करते हैं अगर डिफरेंस कॉमन है तो यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा I डैश इज इक्वल टू ये है, इसमें n/2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करने वाले हैं। वही चीज हम लोग ने यहाँ पे कर दिया, वहां पे किया, तो हमारा फाइनली वैल्यू क्या आया, b माइनस a/2 a प्लस b माइनस डेल्टा x। अब देखिए, अभी तक तो यहाँ पे I डैश है। क्यों है ये I डैश? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये सारे के सारे ट्रायंगल क्या है, मिसिंग है इसमें से, अभी इसमें एडेड नहीं है। तो इसको ऐड करने के लिए हमारे पास क्या तरीका था, हम लिमिट लगा देंगे कि डेल्टा x जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो हमारा यही फंक्शन में अगर हम लिमिट लगाएं डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, ये डेल्टा x के बराबर 0 पुट कर देंगे। अब जैसे ही आप डेल्टा x के बराबर 0 पुट कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, b माइनस a/2 इंटू a प्लस b। अब आपको पता है ये क्या होता है, b माइनस a इंटू b प्लस a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर यूं कहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो हमको यहाँ पे फाइनली कन्वेंशनल मेथड से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन से क्या निकाला था, आप जो फॉर्मूला अभी पढ़े हो उस फॉर्मूला से 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है एंड हम जो कन्वेंशनल मेथड से करते आ रहे थे, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके डेल्टा एक्स को 0 के अटेंड करा के, दोनों से वैल्यू क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। अब इसमें हम ये प्लस सी लास्ट में इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हमें ये मान के चलते हैं कि बहुत छोटा कोई ट्रायंगल यहाँ पे एरर में पॉसिबल है, जो कि हमसे छूट गया होगा, इसलिए हम लोग प्लस सी उसकी वैल्यू को लेकर के चलते हैं। तो होपफुली आप ये पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को समझ पाए होंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इसको अगर हम लोग प्लस सी लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं लास्ट में, इसमें कन्वेंशनल मेथड क्या था हमारे पास, फॉर्मूला से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, और हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है जो कि हम लोग बेसिक छोटे छोटे इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर पाए। तो होपफुली आप ये सारी चीजों को समझ पाए होंगे। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करें और जो भी डाउट्स हैं वो जरूर पूछें। अब जो सेकंड चैप्टर का क्लास चलने वाला है उसमें सिर्फ हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं।
अब इस क्वेश्चंस में अगर आपके पास वेक्टर से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप जरूर भेजें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो हमारा ईमेल आईडी पे भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है eng.samridh@yahoo.in। इस पे भी आप डाउट भेज सकते हैं, तो फिर आपके डाउट को कॉपी कर लिया जाएगा एंड उसको सॉल्व कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि नेक्स्ट 1-2 क्लास हमारा यही टारगेट है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कर ले, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये अभी तक जो हमारा चल रहा था बेसिक चल रहा था, जो कि वेक्टर हुआ, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, 10th से रिलेटेड, 12th से रिलेटेड मैथमेटिक्स, ये सारी चीज हम लोग कवर कर रहे थे। यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर का जो भी कंसेप्ट था आप लोग का आज कंप्लीट होता है। कुछ बुक्स में आपका जो ये सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह है उसको सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया गया है, जो कि आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है। लेकिन हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर वाले को फर्स्ट चैप्टर जो कि यूनिट एंड डायमेंशन वाला प्लेलिस्ट है हमारा, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है। यूनिट एंड डायमेंशन के लास्ट के लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल वाले लेक्चर से पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर, एरर कैलकुलेशन, ये सब चीज आपको मिल जाएगा। तो होपफुली आप चीजों को समझ रहे होंगे। आपको क्लासेस अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको जो प्रॉब्लम है या फिर अगर कुछ सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स तक ये अच्छी वीडियोस जरूर पहुंचाएं ताकि सब कोई इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू सो मच। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।